Good morning, friends. Welcome to University of Technology and Deepsika Group of Colleges. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सी का इंट्रोडक्शन, उनके टोकन्स के बारे में। उन टोकन्स के अंदर ही हमारा एक टॉपिक था ऑपरेटर, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑपरेटर मीन्स क्या होता है कि ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने कई तरह के ऑपरेटर के बारे में सुना होगा, टेलीफोन ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर है, जैसे ये सभी तरह के हैं। ये पर्टिकुलर चीज को ऑपरेट करने का, संचालन करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डेटा है, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको ऑपरेट कौन करेगा और ऑपरेट में उसका ऑपरेशन किस किस तरह के होगा, तो ये सारा काम कौन करेगा? ऑपरेटर। तो आप ये कह सकते हैं एंड ऑपरेटर्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल्स इन ए प्रोग्राम व्हिच आर यूज्ड टू ऑपरेट ए गिवन इक्वेशन और फार्मूला एज पर देयर नेचर। उसी हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। एक विशेष प्रकार के सिंबल्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में हमारे द्वारा लिखे गए कोई भी फार्मूला, घटनाएं, कोई कंडीशंस, इन सभी को क्या करें? वो ऑपरेट करते हैं, वही आपके ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में हमें कई तरह के ऑपरेटर्स दिए हैं जो नॉर्मली अगर हम उनको नेम वाइज अगर फाइंड आउट करना चाहें तो सी लैंग्वेज में अपन जो कॉमन ऑपरेटर्स हैं करीबन 14 ऑपरेटर्स हैं, जिनको अपने नेम वाइज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर का नाम से पता है कि अर्थमेटिकल यानी आपके मैथमेटिकल इक्वेशन, कैलकुलेशंस को जो ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम काम में लेते हैं वो आपके ऑपरेटर्स होंगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलर, ये सारे ऑपरेटर आपके क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करने का काम करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक एंड सेट द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। दो अलग अलग वैल्यू और डेटा के बीच में संबंध को दर्शाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ए एंड बी है। अब ए और बी का रिलेशन आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, क्या हो सकता है? आपने बोला कि साहब ए बी से बड़ा हो सकता है, तो आपने क्या लिखा? ए ग्रेटर देन बी। तो ये आपका ग्रेटर देन साइन चेक कर रहा है, क्या ए को चेक कर रहा है बी के साथ क्या बड़ा है। ये आपको जो आंसर देगा आपको बूलियन वैल्यू देता है। बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स में आंसर आपको देगा। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है तो रिजल्ट आपका 1 आएगा, और अगर नहीं है तो 0। ऐसे अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा या बराबर है तो आप इस साइन को लेंगे, छोटा है तो लेस देन साइन आप काम में लेंगे यहाँ पर, और छोटा या बराबर है तो लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है कंपैरिजन करने के लिए कि बोथ आर इक्वल। अगर दोनों बराबर है तो आप यहाँ पर डबल इक्वल साइन इस्तेमाल करेंगे। और एक आपके पास है नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, कि बराबर नहीं हो तब आपको काम करना है तो ये साइन आप इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का बेसिकली यूज हम क्या करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमें बेसिकली क्या करता है? दो अलग अलग तरह की एक्सप्रेशन के अंदर क्या तर्क है वो बताने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के हमारे पास हैं, एंड, और, नॉट। ये एंड को डिनोट करता है, ये और को डिनोट करेगा, और ये नॉट को डिनोट करेगा। जैसे मान लीजिए एंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर आपका क्या काम करेगा कि इट इज हेल्प अस टू चेक टू कंडीशन एट ए टाइम। एंड आप ये भी कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉन्केट 2 और मोर कंडीशन इक्वेशंस एट ए टाइम एंड चेक इट। इफ ऑल ऑफ द गिवन कंडीशन एक्सप्रेशंस बिकम ट्रू देन रिजल्ट शुड बी ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट शुड बी फॉल्स। यानी आपके पास दो अलग अलग कंडीशन एक्सप्रेशन है, दोनों कंडीशन एक्सप्रेशन के अंदर अगर वो उनका दोनों को मिलाकर अगर दोनों सही होती है तो आंसर सही मानेगा, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों ही गलत है तो आंसर गलत होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंडीशन स्टफ की अगर हम बात करते हैं, हम वी आर गोइंग टू टेक द एडमिशन इन बीटेक स्टूडेंट। तो बीटेक स्टूडेंट के लिए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो पहला तो स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी
का क्राइटेरिया क्या होगा कि स्टूडेंट मस्ट बी बिलोंग टू पीसीएम, स्टूडेंट पीसीएम होना चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट की अगर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उसकी एज आपकी 16 से अबव होनी चाहिए, तभी आप उसका एडमिशन कर सकते हो, नहीं तो इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए कंडीशन 1 है, ये तो है पीसीएम के लिए, और कंडीशन 2 है एज ग्रुप के लिए। अब पहला स्टूडेंट आगे बोलता है कि साहब मैं पीसीएम से बिलोंग करता हूं, बट मेरी एज क्या नहीं है, 16 नहीं है, तो क्या आप इसका एडमिशन करेंगे? नो। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट का एडमिशन पास हो गया। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास आता है, वो बोलता है कि साहब मैं पीसीएम से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मेरी एज मोर देन 16 है, तब भी ये क्या होगा, पास होगा। फिर हमारे पास आता है थर्ड स्टूडेंट कि बिलोंग टू पीसीएम एंड एज आल्सो मोर देन 16। इस स्टूडेंट का आप क्या करेंगे, इसका एडमिशन करेंगे। और लास्ट स्टूडेंट आगे कहता है कि साहब मैं पीसीएम से बिलोंग नहीं करता, मेरी एज भी 16 नहीं है, तो ये भी क्या होगा, आपका कैंसिलेशन के लिए चल जाएगा, वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल हमें तभी करना है कि जैसे मान लीजिए हमें हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन एक्सप्रेशन है, तो दोनों कंडीशन एक्सप्रेशन को आप क्या दो अलग अलग लाइन में लिखें, उसके बाद में आप एक्शन लें। और यहाँ पर अगर एंड से क्या करेंगे, दोनों अलग अलग कंडीशंस को आप एक ही रो में, जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफ, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर कि एज ग्रेटर देन 16। अब सेकंड कंडीशन लगाने के लिए आप यहाँ क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, और यहाँ पर क्लास जो आपका है उस क्लास को यहाँ पर कर सकते हैं पीसीएम, ये आपका लागू हो जाएगा। तो एंड आपको क्या करेगा, कॉन्केट करने का काम करता है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास इक्वल टू पीसीएम, तो सी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए हमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी कांट डायरेक्टली कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे जब स्ट्रिंग एंजिन का टॉपिक आएगा। अब हमारे पास आता है इसका अपोजिट है और भी क्या करता है, दो अलग अलग कंडीशन इक्वेशंस को कॉन्केट करता है, मर्ज करता है, मर्ज करने के बाद में वो चेक करेगा। लेकिन इसका नेचर क्या है कि इफ वन ऑफ द गिवन कंडीशन बिकम ट्रू देन रिजल्ट शुड बी ट्रू। यहाँ पर एक, जबकि एंड क्या कह रहा था, इफ ऑल ऑफ द गिवन कंडीशन बिकम ट्रू देन रिजल्ट शुड बी ट्रू। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी एक सही है तो आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टूडेंट को अपन कैटेगरी परसेंटेज वाइज एडमिशन देना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट बीटेक में आ रहा है साहब, हमारे पास हमने बोला कि साहब पीसीएम है या परसेंटेज बेस पे ले रहे हैं, स्टूडेंट के लिए अपने परसेंटेज क्राइटेरिया करते हैं कि सब स्टूडेंट मस्ट बी मिनिमम 45%, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास में 45 बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसकी एसटी एससी जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसको बिलोंग करता है, तब भी आप उसका एडमिशन कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारे पास पहला स्टूडेंट है, वो बोलता है कि साहब यहाँ पर परसेंटेज उसकी 45, इसकी 48 है मान लीजिए, एसटी एससी से बिलोंग नहीं करता, एडमिशन दोगे? देंगे। दूसरा हमारे पास आगे बोलता है कि साहब मैं 43 पे हूं, लेकिन मैं किसको बिलोंग कर रहा हूं, रिजर्व कैटेगरीज है, एडमिशन आप दोगे। तीसरा हमारे कह रहा है कि साहब मैं 49 है, बिलोंग भी करता हूं, तब भी इसको दोगे। फोर्थ स्टूडेंट कहता है कि साहब मेरी तो परसेंटेज 40 है, लेकिन मैं बिलोंग भी नहीं करता, तो इसको आप क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। यानी लास्ट वाली कंडीशन क्या होगी, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट भी फॉल्स है, बाकी सब में एक एक दोनों ट्रू है, तो आपका आंसर भी ट्रू में आएगा। तो एंड का आप और का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आप किसी if you want to select one condition into given set of conditions for true, तब आप और का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नोट का इस्तेमाल यहाँ पर क्या होता है, नहीं, यानी आप अपोजिट ऑपरेशन करना चाहते हो ट्रू और फॉल्स के लिए, तब आप नोट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का बेसिकली यूज क्या है कि आप जब किसी एक ही स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन इक्वेशन लिखने के बाद में आप कोई
ट्रू और फॉल्स एक्शन करना चाहते हैं, कोई रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आप टर्नरी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि साहब ए और बी में से बड़ा कौन है, जो भी बड़ा है वो सी में आ जाए, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो ए की वैल्यू सी में है, और नहीं तो बी की वैल्यू सी में है। तो ट्रू और फॉल्स में से कोई भी एक एक्शन को आप एज ए रिजल्ट लेना चाहते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आता है हाई प्रेसिडेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपने डिस्कस किया कि नॉर्मली मैथ्स के एक रूल था, तो मैथमेटिकल में कोई भी इक्वेशन अगर हम सोल्व करते हैं तो उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है, BODMAS। मैथ्स की कोई भी इक्वेशन जो सोल्व होगी वो BODMAS रूल से होती है। दैट मींस फर्स्ट यू हैव टू सोल्व ब्रैकेट, देन सोल्व एक्सपोनेंट और पावर, देन सोल्व डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी लैंग्वेज में कुछ ऑपरेटर हैं जो जिनकी इक्विवेलेंसी, जिनका वेटेज इक्वल है, तो दे आर इग्नोर द BODMAS रूल, ये BODMAS रूल को इग्नोर करेंगे। तो इस केस में जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मैथ्स का एक कोई फार्मूला लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा 15 into 6 divided by 4 या divided by 7 plus 5। अब अगर अपन BODMAS से चल रहे हैं यहाँ पर, तो BODMAS में पहले क्या कह रहा था, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट है ही नहीं आपके पास। फिर क्या कह रहा है आपका, पावर वो भी नहीं है, डिवीजन करो तो 6 डिवाइडेड बाय 7। अगर इसको इंटीजर करें, हम इक्वेशन मानते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो 0 into 5 15 0 और प्लस 5 5, तो आपका आंसर फाइनली क्या है 5 आ गया। बट यहाँ पर सी में ये क्या कह रहे हैं, तीनों ऑपरेटर की पी आर इक्वल, तो इनका सॉल्यूशन क्या है कि भैया उनमें से जो भी पहले आएगा वो पहले ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर इसी फार्मूले को अगर दोबारा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले क्या होगा 15 into 60, 15 into 6 यानी कितना हुआ 90, 90 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5, ये आंसर आपका होगा इसमें। तो 90 डिवाइडेड बाय 7 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका फाइनली आंसर होगा 20 14 आ गया, 14 मींस 12 आ सकते हैं 19 अपॉन 7 प्लस 5 हो गया 12 पॉइंट समथिंग है। तो 12 इंटीजर मानते हैं यहाँ पर, तो 12 प्लस 5 17। तो पहले हमारा आंसर आ रहा था 5, अब हमारा आंसर आ रहा है 17। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि सी के प्रोग्राम में जब भी हमें कोई इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, ऑपरेटर का हमें स्पेशली इस्तेमाल करना है तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साहब वी वांट टू फॉलो द BODMAS रूल, हमें BODMAS ही चाहिए, देन यू शुड राइट डाउन द इक्वेशन इनटू द ब्रैकेट। आपको अपनी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में डालनी है। जैसे मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि साहब मैं पहले 6 को 7 से डिवाइड करना है, तो इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, बाद में ही मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिट बेस्ड। तो बिट किसे कहते हैं, बिट का मतलब होता है 0 और 1, यानी 0 1 ऑपरेशन बाइनरी कोड में अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं बिटवाइज के बेस पे, तो आप बिटवाइज ऑपरेटर काम में लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर के इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं, तो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, आपका प्लस प्लस माइनस माइनस या सिंपल प्लस और माइनस क्या आपके यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है दो ऑपरेटर व्हिच आर प्रेसिडेंट विथ ए सिंगल ऑपरेंड बट they can't be take any operand or value with it for the operation, that is called यूनरी ऑपरेटर। यानी वह ऑपरेटर जो कि एक वैल्यू के साथ लिखे जाएंगे लेकिन किसी
तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करते वो यूनरी है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा -5, तो -5 एक सिंगल वैल्यू है, ये माइनस ऑपरेटर किसी के साथ माइनस नहीं कर रहा है यहाँ पर, बट इंडिकेट दैट 5 इज नेगेटिव, यानी किसी तरह का कोई ऑपरेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। आपने लिखा है यहाँ पर +7, तो +7 एक सिंगल वैल्यू है, ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि 7 इज द पॉजिटिव, तो ये आपका यूनिटी है। बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर आर प्रेसिडेंट बिटवीन टू ऑपरेंड एंड इट शुड बी टेक राइट हैंड साइड ऑपरेंड फॉर द ऑपरेशन, यानी बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में लिखा जाता है और राइट हैंड साइड की वैल्यू को ऑपरेशन के लिए लेता है। ये आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर ये सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। जैसे आपने लिखा a प्लस b, इसका मतलब है प्लस ऑपरेटर b को प्लस कर रहा है किसके साथ, a के साथ, इसका मतलब है राइट हैंड वैल्यू को अपने साथ ले रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो अभी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी एड्रेस वेयर आवर डेटा आर स्टोर्ड, यानी आपके डेटा प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर आपने किए हैं उन वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा आप पास करोगे तो सिस्टम की क्या करते हैं, मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं, वहां पर जाके स्टोर होते हैं। तो उस मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो उस एड्रेस को आपको रिप्रेजेंट करना है, देखना है, निकालना है या किसी ऑपरेशन में काम में लेना है, तो उस वेरिएबल के अगर उस वेरिएबल का नाम अगर आप जैसे सिंपल लिखते हैं यहाँ पर अमाउंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर ये अमाउंट वेरिएबल प्रोग्राम में लिखोगे तो क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ अमाउंट, यानी अमाउंट वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है। लेकिन अगर आपने इसके साथ ये लगा दिया है %अमाउंट, इसका मतलब है अमाउंट वेरिएबल ने मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे जगह ऑक्युपाई करी है और उस स्पेस का एड्रेस नंबर क्या है ये आपका बताएगा। फिर हमारे पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका होता है प्लस प्लस, इसका इस्तेमाल क्या होता है कि एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए गिवन ऑपरेंड बाय +1। किसी भी ऑपरेंड या वेरिएबल की किसी वैल्यू को +1 से बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप क्या लिखते हो कि a बराबर a+1, इसकी जगह क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज ++a और a++, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो साहब मैंने ++ पहले लगाया या ++ बाद में लगाया, तो सिंगल वेरिएबल के साथ में अगर ये लगाते हैं तो कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बट अगर ये किसी एक्सप्रेशन में या फार्मूले में लिखते हैं तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है कि इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड एट फर्स्ट बाय +1 देन परफॉर्म अदर ऑपरेशन। जैसे अगर आपने लिखा है यहाँ पर कि c ++ a + b, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले ये क्या करेगा कि a a+1 और +b, ये आपका इक्वेशन होगा। इसका मतलब है पहले आपका a में 1 जोड़ेगा और बाद में b में b के साथ प्लस करेगा, ये फ्री है। और अगर ये पोस्ट होता तो यहाँ पर क्या करता, पहले इक्वेशन सोल्व करेगा और बाद में इंक्रीमेंट करेगा, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर परफॉर्म द इक्वेशन ऑपरेशन एट फर्स्ट एंड आफ्टर कंप्लीट इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड। इसके अपोजिट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस, ये क्या करता है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड बाय -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर की बात अपन करें यहाँ पर तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अपन डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि जो भी वेरिएबल्स आप काम में लेंगे सभी वेरिएबल अपने टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी में जगह लेते हैं बाइट्स के अंदर। तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की मेमोरी साइज को अगर आप निकालना चाहते हैं बाइट्स में तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपने यहाँ पर लिखा इंटीजर a और b, अब मैं चाहता हूँ कि व्हाट इज द साइज ऑफ a, तो आपने यहाँ पर लिखा b = साइज ऑफ a। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर जो मेमोरी की साइज निकालेगा बाइट में निकाल के देगा, नंबर्स में देगा, तो यहाँ पर साइज आएगी 2 बाइट्स।
फिर हमारे पास कोमा ऑपरेटर है। कोमा ऑपरेटर जो नॉर्मली हम शुरू से अब तक काफी पढ़ते हैं, ये करता क्या है कि कोमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ ए लाइन और स्टेटमेंट। एक लाइन में आपने कई चीजें लिखी, लेकिन सबको आप अलग अलग शो करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोमा ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। अब तीनों का टाइप एक ही है, लेकिन आपने कितनी रो ऑक्युपाई करी, 3। इसको अगर आप सिंगल रो में लिखना चाहें तो आपने क्या लिखा, इंट ए कोमा बी कोमा सी। तो कोमा ऑपरेटर ने क्या किया, कंटेंट को सेपरेट किया, लेकिन सबका टाइप एक ही है। फिर हमारे पास आता है शॉर्टहैंड ऑपरेटर। शॉर्टहैंड ऑपरेटर बेसिकली कहाँ काम आते हैं, ये जब इनका इस्तेमाल आप वहीं करेंगे जहां आपके पास केवल 2 ही ऑपरेंड हो और दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड राइट हैंड साइड असाइन फाइनल वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी इक्वेशन की साइज को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा a = a + b, तो आप a को 2 बार रिपीट करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, a + b। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे यहाँ पर प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, फाइनली राइट हैंड साइड वैल्यू को किसी ऑपरेंड में फाइनल वैल्यू के तौर पे असाइन करने का काम करता है। जैसे आपने लिखा a = 5, तो 5 असाइन इन a वेरिएबल।